नमस्कार, आदाब, गुड आफ्टरनून। इस सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, इस साल हम साहिर लुधियानवी जी की सेंटेनरी सेलिब्रेट कर रहे हैं। 1921 में उनका जन्म हुआ था 8 मार्च को। और शरद दत्त जी से आप लोग पहले भी परिचित हो चुके हैं, मगर मैं ये थोड़ा आपको जानकारी दे दूं कि इन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन में बहुत वर्ष काम किया है एज अ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई हैं और फिल्म साहित्य में इनकी बहुत ज़्यादा पकड़ है। इन्होंने बहुत सारे किताबें लिखी हैं, जैसे अनिल बिस्वास जी के संगीत पे इन्होंने लिखा था ये ऋतु आए ऋतु जाए। कुंदनलाल सहगल जी के ऊपर इनकी किताब है कुंदन के नाम से, और भी है एक किताब कहाँ गए वो लोग। तो इस तरह की इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, इनकी डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं साहिर पे, और अभी एक किताब भी लिख रहे हैं साहिर पे शरद दत्त जी। तो शरद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी इतनी लंबी सर्विस भी रही है और एज अ राइटर भी आपने इतना सारा काम किया है, तो आपकी रुचि फिल्मों में कब आई, और फिल्म और फिल्म संगीत में सबसे पहले कैसे और कब जन्मी थी? देखिए, ये निरुपमा आपने बहुत दिलचस्प सवाल पूछा, क्योंकि मेरी जर्नी शुरू होती है, मेरा जन्म पाकिस्तान में हुआ। मैं कुछ महीनों का था जब मैं अपनी माता जी के साथ दिल्ली आया, और उसके बाद मेरे पिता अक्टूबर में आए। वो उस वक्त इम्पीरियल रेलवेज में काम करते थे, और उनको उम्मीद थी कि ये पार्टीशन का वो जुनून जो है थोड़ी देर बाद थम जाएगा और हम वो लोग वापस जाएंगे। हम आज तक वहाँ नहीं जा पाए। हालांकि मैं लाहौर और कराची 3-4 बार गया। 2 बार मंटो पे जब काम कर रहा था उस सिलसिले में, और तीसरी बार मैं वाजपेयी जी के साथ, क्योंकि दूरदर्शन में मुझे बहुत टूर करने के मौके मिले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपतियों के साथ। लेकिन मेरी जर्नी शुरू होती है जब मेरे पिता आते हैं, तो हमें एक रिफ्यूजी कैंप जो उस वक्त शरणार्थियों के लिए बनाए गए थे, तो उस वक्त किंग्सवे कैंप पुराना किला, 2 रिफ्यूजी कैंप थे, और मेरे बचपन के 6.5 साल जो हैं वो पुराने किले के उन खंडरात में बीते। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू होती है। उसके बाद मेरी स्कूलिंग हुई, क्योंकि मेरे वहाँ ने मुझे पढ़ना लिखना सिखा दिया था। मेरी 4th क्लास में एडमिशन हो गया, और हायर सेकेंडरी करने के बाद मैंने दिल्ली कॉलेज से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, और उसके बाद मैंने कुछ देर जर्नलिज्म में हाथ आजमाया। बेसिकली मैं न्यूज़ बैकग्राउंड से आया था, तो मेरी सिलेक्शन जो थी वो आकाशवाणी के समाचार विभाग में हो गई, और वहाँ से मैं दूरदर्शन में आया, और दूरदर्शन में मैं बतौर न्यूज़ प्रोड्यूसर ही आया था। लेकिन एक जिसे कहते हैं टर्निंग पॉइंट ये था कि मेरी इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई, तो उस वक्त हम लोग सरकारी मीडियम थे, हम जाहिर है कि सरकार ने इसको इस्तेमाल किया गया उससे, और उस वक्त माहौल इतना दमघोटू हो गया कि मैंने फैसला कर दिया कि मैं न्यूज़ नहीं करूँगा। हमारे डायरेक्टर जो मेरी सिलेक्शन कमेटी में भी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, आपका सिलेक्शन जो है न्यूज़ के अगेंस्ट हुआ, आपको मैं न्यूज़ से नहीं जाने दूँगा, और आप अच्छा कर रहे हैं। मैंने कहा जी, मैं अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन बेदिली से कर रहा हूँ, बेमन से कर रहा हूँ। मुझे आप वो काम करने दीजिए मैं जो कर सकता हूँ। मुझे पढ़ने लिखने का शौक़ था, तो मैंने उनसे कहा मुझे पत्रिका प्रोग्राम दे दीजिए। उन्होंने कहा नहीं, वो फलानी लड़की कर रही है, वो ठीक कर रही है। आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक स्टेज ऐसी आ गई मेरे, ऐसे दोराहे पे था मैं कि शायद मैं अपनी नौकरी छोड़ दूँ जी। तो मुझे कुछ दोस्तों ने सलाह दी कि तुम यंग हो, और मैं यंगेस्ट प्रोड्यूसर में था उस वक्त, और यू विल गो लॉन्ग वे। तो उन्होंने कहा तुम्हारा रीज़न क्या, तुम यकायक नौकरी छोड़ने की बात कैसे आई? तो मैंने उनसे शेयर किया, तो उन्होंने कहा ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए, वो फलानी लड़की जो है उसका ड्रामा के अगेंस्ट हुआ, वो भी न्यूज़ कर रही है, फलानी का स्कूल टीवी में हुआ था, वो भी न्यूज़ कर रही है। तो मैंने कहा ये अच्छा हुआ है ट्रम्प कार्ड, तो मैंने वो चल दिया और मैंने न्यूज़ से निकल आया। उसके बाद मेरे लिए जो सबसे बड़ी समस्या थी कि मैं क्या करूँगा,
क्योंकि मुझे न्यूज़ और लिटरेचर के अलावा कुछ नहीं मालूम था। इस बीच में मैंने IAC में डॉक्यूमेंट्रीज देखी BBC की। जी। एक फेस्टिवल हुआ था 4-5 दिन का, उसने मेरा बड़ा कॉन्फिडेंस मुझ में बिल्ड किया और मैंने अपने डायरेक्टर से कहा जी मैं डॉक्यूमेंट्रीज करूँगा। कब की बात है, किस साल की? ये 70 की बात है। वही इमरजेंसी की बात है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं 77 की बात, इमरजेंसी ख़त्म होने वाली थी जी। जब मेरा ट्रांसफ़र हुआ। तो उसमें मेरे जो डिप्टी डायरेक्टर उन्होंने कहा अरे तुम एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री 3 महीने में बनाओगे तो यू विल हैव ए गाला टाइम। मुझे बात बहुत चुभ गई और मैंने उनसे कहा कि आप हर महीने मेरे नाम पे एक डॉक्यूमेंट्री लिखी है। अच्छा। तो मैंने अपनी जो पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई वो मैंने बनाई डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे जी। क्योंकि उसके बाद 87 की बात है, अगले साल नेहरू की जन्मशती मनाई जा रही थी। तो मैंने प्रपोजल दिया कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे एक डॉक्यूमेंट्री 45 मिनट की सफिशिएंट नहीं थी। मेरे मित्र बैठे हैं अशोक ओरा जी। पूना में थे उन दिनों FTIA में, मैं भी कुछ देर पूना में रहा डॉक्यूमेंट्री फैकल्टी डिपार्टमेंट में। तो इन्होंने डॉक्यूमेंट्री देखी, उन्होंने कहा कि तुम इसे हमें 2 में से FTI में दिखाएंगे। तो अब ये देखिए कि मैंने मेरी एक डॉक्यूमेंट्री थी जो मैंने इंदिरा गांधी के इमरजेंसी काल में बनाई थी। तो उसमें एक डिकेड ऑफ अचीवमेंट हुआ था 76 में, मिसेस गांधी के 10 साल हुए थे। तो डिफरेंट प्रोड्यूसर से कहा गया कि आप उसमें जो अचीवमेंट्स हुई हैं, तो किसी को फॉरेन पॉलिसी पे कहा गया, किसी को कुछ और कहा गया। तो मेरे इससे जो डॉक्यूमेंट्री आई वो थी ब्रॉडकास्टिंग इन इंडिया। लोगों ने मुझे कहा तुम्हारे लिए तो बाएं हाथ का खेल है, तुमने रेडियो में भी काम किया, दूरदर्शन में काम कर रहे हो, लेकिन यकीन मानिए मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग को विजुलाइज करना बहुत मुश्किल था। तो ब्रॉडकास्टिंग जो सुनने का, खैर वो डॉक्यूमेंट्री बनी, टेलीकास्ट हुई। और हमारे एक और कोलीग थे जो पूना में पढ़ाते थे, उसको गोपाल सक्सेना, वो उस डॉक्यूमेंट्री को लेके पूना गए और उसके बाद जितने भी कंसेक्टिव बैच आए उनको वो डॉक्यूमेंट्री सबसे पहले दिखाई जाती है FTI में। तो इन 2 डॉक्यूमेंट्री से मुझे फ़ायदा हुआ। लेकिन एक मैं तल्ख तजुर्बा आपको बताऊं कि जब आज़ादी के 50 साल मनाए जा रहे थे तो श्याम बेनेगल से कहा गया कि वो एक सीरियल बनाए डिस्कवरी ऑफ इंडिया पे। तो वही जो शख्स उस वक्त मेरे डायरेक्टर थे जिन्होंने मुझसे कहा था कि व्हाट नॉनसेंस, 13 एपिसोड्स ऑन नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो श्याम बेनेगल के उसमें उस वक्त DG बन चुके थे शायद। तो उन्होंने कहा कि श्याम बेनेगल ने 26 एपिसोड का प्रपोजल दिया और वो श्याम बेनेगल ने 26 ही मांगे थे। तो उन्होंने कहा नो श्याम, यू कांट डू जस्टिस विद डिस्कवरी ऑफ इंडिया 26 एपिसोड, यू मेक इट 52 एपिसोड्स। तो अगर आपने वो देखी है डिस्कवरी भारत एक खोज, हालांकि उन्होंने नाम टाइटल भी चेंज किया क्योंकि भारत की खोज है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत एक खोज। तो उसमें उन्होंने धर्मवीर भारती का अंदाजू भी डाल दिया, आषाढ़ का एक दिन भी डाल दिया जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में नहीं है। तो मैंने श्याम बेनेगल से पूछा था कि आपने ये एपिसोड क्यों डाले जबकि ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में थे ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो 26 एपिसोड के लिए कहा गया था, मुझे जब 52 करने पड़े तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। मैं 30-32 एपिसोड तक तो ठीक बना रहा था, तो फिर मुझे पैडिंग करनी पड़ी। तो ऐसे भी तजुर्बे होते हैं कि आप 13 मांगते हैं, आपको नहीं मिलते। और तो इस तरह शुरू हुआ। तो मैं म्यूजिक पे आ रहा था, मैं म्यूजिक पे आ रहा था जो आपने कहा। ये बात उन दिनों की जब मैं पुराना किला में था। जाहिर है कि मैं 5 साल का रहा हूँगा और वहाँ पर एक बड़ा गमज़दा माहौल था, निराशा का। तो वो हमारे, अगर आप पुराना किला गई हैं तो उसके ठीक सामने एक स्टेडियम टॉकीज़ है। तो लोग क्या करते थे, जब उनका फिल्म शो ख़त्म होता था तो ग्रामोफोन रिकॉर्ड बजाते थे और उसका जो लाउड स्पीकर था वो पुराने किले की ओर कर देते थे। अच्छा। और ये सिलसिला शो से पहले और उसके बाद होता था और फिर रात देर तक चलता था, नाइट शो के बाद भी। तो वहाँ मुझे याद है कि सर्दी की रातों में
आवाज़ आती थी, धरती को आकाश को करे। और दूसरा 51-52 के करीब जब मैंने पुराना किला छोड़ा, एक और गाना बहुत लोकप्रिय हो रहा था, वो था घर आया मेरा परदेसी। इन 2 गानों ने मेरे पे इतना असर किया कि मुझे नहीं मालूम कि गाना किसने गाया है, कौन किस पिक्चराइज हुआ, क्या है, किस फिल्म का है, लेकिन वो जिसे कहते हैं कि दिमाग में और दिल में घर कर चुका था। वहाँ से मेरी म्यूज़िकल जर्नी शुरू होती है। दूसरा मैंने देखा कि मैंने जो फिल्म जो है उसको ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया गया हमारे से। बहुत चुनिंदा किताबें लिखी गई। मेरी किताब अनिल विश्वास पे पहली किताब थी, किसी बायोग्राफी थी किसी म्यूज़िक डायरेक्टर पे। आज हर हफ्ते 10 दिन में एक किताब ऑटोबायोग्राफी रिलीज़ हो रही है। यहाँ तक कि 25 साल की लड़की भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी। तो मैंने कहा कि ये, और मैं देख रहा था कि जो मैं सीरियस काम कर रहा था दूरदर्शन पे, वो एक पर्टिकुलर उसकी व्यूअरशिप थी, आम आदमी तक नहीं पहुंच रहा था। तो मैंने कहा कुछ अलग करते हैं। तो मैंने फिल्मों पे म्यूज़िक पे काम करना शुरू किया। और मैंने एक सीरीज़ की दूरदर्शन पे 13 एपिसोड की, मेलोडी मेकर्स के नाम से, जिसमें म्यूज़िक डायरेक्टर्स थे, लिरिसिस्ट थे, सिंगर्स थे। वो इतनी लोकप्रिय हुई कि मुझे लोगों ने फिल्मी ठप्पा लगा दिया मुझ पर। और उसके बाद मैं जब रिटायर हुआ तो मुझे P7 में मिल गया एक नया चैनल शुरू करने का मौका। वहाँ 8 साल में डायरेक्टर रहा। तो वहाँ मैंने जो सीरीज़ छोड़ी थी उसको मैंने मुकम्मल किया और मैंने उसके बाद 26 एपिसोड और बनाए। तो वो बहुत पॉपुलर हुई और उससे मुझे बहुत करीब से इन लोगों को जानने का मौका मिला। मैं तकरीबन सभी सिंगर्स से, काफ़ी लोग जो जीवित थे उसको मिला। और मुकेश की आखिरी वो भी मेरी की हुई थी, जीतो मरी शाम। उसके बाद न्यूयॉर्क वहाँ चले गए थे फॉरेन टूर पर जाने के लिए इनकी। खैर इस तरह की बड़ी लंबी दास्तान है। तो ये मैं बल्कि उस मजाक में लोगों से कहता था, लोग कहते थे आजकल आप दूरदर्शन पे क्या कर रहे हैं। मैं कहता था उनसे कि आई एम डूइंग ए सीरियस वर्क और नॉन सीरियस सब्जेक्ट। उसने व्हाट डू यू मीन? तो मैं कहता था कि मैं फिल्म म्यूज़िक पे काम कर रहा हूँ। तो फिर फिल्म म्यूज़िक का काम आज भी जारी है। फिर क्योंकि मेरी 2 किताबों पे मुझे नेशनल अवार्ड मिल चुका था, प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, कुंदन और अनिल विश्वास पे, उससे मेरा हौसला बढ़ा। तो फिर मैंने हिम्मत की कि मैं साहिर लुधियानवी की बायोग्राफी अटैम्प्ट करूँ उनकी जन्मशती पे। और साहिर को उस पे काम चल रहा है आपका? वो काम चल रहा है और इंशाल्लाह सेंटेनरी ईयर में ही वो किताब छप के आएगी, बहुत बढ़िया, जिस्म की मौत के नाम से। लेकिन साहिर साहब पे हम इससे पहले की गुफ्तगू करें, मैं एक शेर कोट करना चाहता हूँ उर्दू के मशहूर शायर फिराक गोरखपुरी का। फिराक गोरखपुरी का शेर था कि आने वाली नस्लें तुम पे रश्क करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर रश्क करेंगी हम असरो, जब तुम उनको बतलाओगे तुमने फिराक को देखा था। तो मैं बड़ा गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने शायर को देखा। शायर को सिर्फ देखा ही नहीं, शायर के साथ 10 साल मेरे बड़े अंतरंग संबंध रहे। मैं उनके साथ बहुत मेरी सिटिंग्स रही और इस तरह मैंने कोशिश की बायोग्राफी लिखने की। तो शायर साहब के साथ मेरे को इतना वक्त गुजारा था। और दरअसल शायर पे 2 जीवनियाँ जो अंग्रेज़ी में आई हैं उनमें से कोई शख्स भी जो है शायर से नहीं मिला। जी बिल्कुल नहीं, उनको मौका तो मुझे ये एडवांटेज भी मिल गया कि मैं उनको, और मुझे आज भी याद है कि जो मेरी शायर साहब से पहली मुलाकात हुई थी 69 में, मेरे एक दोस्त थे, वो दिल्ली की कल्चरल लाइफ के रूबे रुआ थे और वो हर फंक्शन में मौजूद होते थे, मास्टर ऑफ सेरेमनी होते थे। वो रशियन इंफॉर्मेशन सेंटर होता था उन दिनों, उसमें काम करते थे। तो उन्होंने, क्योंकि रशियन इंफॉर्मेशन सेंटर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर ये सारे प्रोग्राम्स राइटर्स आते थे, वो उनके कर्टसी से मैं मिला ख्वाजा अहमद अब्बास से, सरदार जाफरी से, कैफी आज़मी से। लेकिन शायर से मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। लेकिन शायर से मेरा जो तारुफ है रीडर हुआ वो यूनिवर्सिटी के डेज में हुआ, क्योंकि 60 और 50 के दशक में
3 किताबें वो इतना चर्चा था यूनिवर्सिटी में। एक थी धर्मवीर भारती का गुनाहों का देवता जी। एक थी शायर की परछाइयाँ जो उतनी पॉपुलर थी, और तीसरी थी अमृता प्रीतम के नावल जो हिंदी में अनुवाद हुए थे। जी। तो इन तीनों किताबों की वो थी, होड़ थी, और हर लड़का लड़की उसको पढ़ना चाहता था। तो मैंने वो तीनों किताबें पढ़ी, लेकिन इत्तेफाक से जब मेरा कॉलेज में दाखिला हुआ, वो दिल्ली कॉलेज था। दिल्ली कॉलेज एक बड़ा तारीखी कॉलेज है, जैसा कि आप जानती हैं। अब तो उसका नाम जाकिर हुसैन कॉलेज हो गया था, लेकिन अब फिर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज उसका नाम हो गया। तो उसमें क्योंकि 350 साल पुराना कॉलेज था, अजमेरी गेट पे होता था पहले, तो वहाँ पर पर्शियन और अंग्रेज़ी की तो बेपनाह का बड़ी रिच लाइब्रेरी थी वो। लेकिन हिंदी की किताबें ऑलमोस्ट वो थी, उर्दू के अच्छे वो थे। तो इस तरह मुझे उर्दू भी मैंने देवनागरी से ही सीखी और उसी में पढ़ी। तो मेरे को 69 में रईस मिर्ज़ा ने कहा कि तुम बार बार मुझसे शायर से मिलने का जिक्र करते हो, आज वो वक्त आ गया है। आज शाम वो सोवियत लैंड अवार्ड लेने आ रहे हैं, उसके बाद मैं तुम्हें शायर से मिलाऊंगा। मैं उस फंक्शन में गया। वो जैसे ही फंक्शन ख़त्म हुआ, मैंने देखा शायर साहब सोवियत लैंड अवार्ड ले रहे हैं, और उसके बाद कुछ देर ऑडियंस को वहीं बैठना था, क्योंकि जब तक VIP चले नहीं गई। तो इतने में रईस मिर्ज़ा ने मुझे आके कहा कि तुम्हें शाम को 7 बजे शायर साहब ने इनवाइट किया। मैंने कहा भाई मैं उनसे मिला ही नहीं कभी, तो मुझे कैसे इनवाइट कर सकते हैं वो। इतने में वो रईस मिर्ज़ा दोबारा गए, मैंने देखा कि शायर साहब और रईस मिर्ज़ा आ रहे हैं। वो जिस सीट में मैं बैठा था, तो रईस ने कहा जी यही शर्तें हैं जिनके बारे में मैं आपको जिक्र कर रहा था, आपसे मिलने के बड़े वो थे, कायल मिलने को मुश्ताक थे। तो मैंने शायर साहब ने मुझसे हाथ मिलाया बड़े इत्तेफाक से, और कहा कि फिर 7 बजे जनपद होटल में मुलाकात होगी। मैं 212 नंबर कमरे में ठहरा हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे को 1 घंटा मेरा कैसे कटा। मैं ठीक 7 बजे शायर साहब के कमरे के बाहर था, मैंने घंटी बजाई, दरवाज़ा खुला था। उन्होंने अंदर से कहा कि आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। पंजाबी बोलते थे वो। मैं अंदर गया, मैंने देखा कि शायर और रईस मिर्ज़ा सोफे पे बैठे हैं, और प्रकाश पंडित जो उनके बहुत अच्छे दोस्त थे, और एक साबिर दत्त वो कारपेट पे बैठे हैं। तो रईस ने उठ के मुझे शायर साहब के साथ बिठा दिया, और ख़ुद दूसरे सोफे की टेबल पे बैठ गए। इतने में फिर घंटी बजती है। मैंने वो शायद शायर साहब ने किसी और को बुलाया हो। तो शायर के मुझे अब भी वो लफ्ज़ याद हैं कि उन्होंने कहा कि बादशाह आ जाओ, थोड़ी उड़ीक हो रही है। तो इतने में मैं क्या देखता हूँ कि एक सरदार जी आते हैं, उनके हाथ में विस्की का ग्रेट है, पीछे का आदमी है उसके हाथ में विस्की का ग्रेट है, जो उन्हें कर्नल मोहन ने, जो मोहन मीकन के मालिक थे, उन्होंने भेजा था। उनको शेर व शायरी का बड़ा शौक़ था, और शायर के बड़े दीवाने थे। वो हर साल एक डायरी छापते थे जिस पे हर पेज पे एक शेर होता था, और उसमें मैक्सिमम शेर शायर साहब के होते थे। तो मैंने पूरे अपने इस 10 साल के उनसे संबंधों में जाना कि शायर जो थे वो एक मुकम्मल शायर भी थे और गीतकार भी थे। वो द लिरिसिस्ट पोएट। और शायर की शायरी जो है वो इल्मी भी है और फिल्मी भी है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि शायर की फिल्मी जो वो भी उतनी इम्पोर्टेंट है जितनी उनकी पोइट्री। बिल्कुल जी। ताजमहल नज़्म जो उनकी सबसे मशहूर नज़्म है, वो उन्होंने 16 साल की उम्र में लिखी। लेकिन शायर का ये था कि शायर ने अपनी जो किताब डेडिकेशन है वो भी दिया है कि दुनिया ने तजर्बात और हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है वो लौटा रहा हूँ जी मैं। तो शायर का बचपन बड़ा ट्रेजिक था, क्योंकि उनके बाप जो थे दादा ज़मींदार लोग थे, और वो किसानों का और फार्मर्स का इन सब का बड़ा शोषण करते थे, यहाँ तक कि उनकी औरतों के साथ भी उनके नाजायज़ संबंध रहते थे। और शायर की जो माँ थी वो उनके वालिद की 11वीं बीवी थी जी। 10 बीवियों से उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ, और 11वीं से शायर हुए, और शायर उनकी एकमात्र बेटे थे। ज़ाहिर है कि बचपन में उन्हें बड़े लाड प्यार से पाला गया। वो उन्होंने कहा जैसे हम ज़मींदार हैं, ये भी हमारी तरह ज़मींदार बनेगा। लेकिन उनका जो
जुल्म था उनकी माँ के ऊपर, वो शायर से नहीं सहा जा रहा था। जी और उन्होंने वहीं से उनकी शायरी में बगावत, अपनी बगावत के तेवर आते हैं, जो बाद में उनकी शायरी में हमें नज़र आते हैं। बिल्कुल। और वो बिटरनेस इतनी बढ़ गई कि शायर अक्सर कहते थे, अक्सर क्या कई जगह उन्होंने कहा कि जितनी बेपनाह मोहब्बत में अपनी शिद्दत से मैं अपनी माँ से मोहब्बत करता हूँ, उतनी शिद्दत से मैं अपने बाप से नफरत करता हूँ। जी जी तो ऐसे सरकमस्टांसिस में शायर बड़े हो रहे थे, और माँ इतनी तंग आ गई कि उन्होंने कहा कि मैं फैसला कर लिया, वो पढ़ी लिखी थी, और उन्होंने फैसला कर लिया कि उस शायर के बाप से तलाक ले लेंगे। जी और इस बीच शायर के बाप ने 12वीं शादी कर ली। जी जाहिर है कि जब बच्चा पैदा हो गया, उनको वारिस मिल गया, तो उन्होंने और भी और उसकी माँ को तंग करना शुरू कर दिया था। तो वो सारा जो माहौल था, फिर शायर की परवरिश उनके मामा के यहाँ हुई, जी और माँ ने उनको एक कॉलेज में, स्कूल में पहले दाखिला कराया, मालवा हिंदू स्कूल में। वहाँ पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स सिख थे, इसलिए शायर को सिखिज़म के बारे में बहुत मालूम था। खालसा स्कूल में ना? और वो वहाँ से पास करने के बाद मैट्रिक करते हैं, और मैट्रिक के बाद जब वो वहाँ एक्चुअली स्कूल डेज में उन्होंने शायरी शुरू की। उन्होंने अपनी एक वहाँ नारवी साहब थे, उनके टीचर थे जो उनको पर्शियन पढ़ाते थे, उनको अपने दोस्त के हाथ भिजवाई। तो उन्होंने वो गज़ल पढ़ी, तो उन्होंने कहा कि इस लड़के को मीटर वगैरह की तो सेंस इसकी अच्छी है, लेकिन शायरी अभी कमज़ोर है थोड़ी। शायर को इस बात की खुशी हुई कि कम से कम मेरा मीटर तो ठीक है, चंद तो ठीक है मेरे। तो उन्होंने कहा मैं टेक्स्ट पे ज़्यादा मशक्क़त करूँगा, और उन्होंने धीरे धीरे शायरी शुरू कर दी। लेकिन उनको सबसे ज़्यादा नफरत थी जो उनके बाप ने उनको नाम दिया था अब्दुल हई। जी और शायर का जो शायर नाम पड़ा वो बहुत बाद में पड़ा, जब शायर इकबाल के बहुत बड़े आशिक थे। और इकबाल जब वो पढ़ रहे थे, तो इकबाल ने दाग देलवी जो उर्दू के बड़े उस्ताद शायर थे, उनकी डेथ पे उनको अपनी गज़ल पेश की थी, जिसमें हाफिज शिराजी के बुलबुल शिराज भी, और कितने लोग होंगे, शायर होंगे एजाज में। तो शायर वर्ड शायर को बड़ा भाग गया, तो उन्होंने शायर नाम का मैं इससे शायरी करूँगा। फिर भी अब्दुल हई शायर उनके साथ चिपका हुआ था। फिर उन्होंने एच शायर के नाम से शायरी की। वहाँ से उनकी एच शायर के नाम से कुछ नज़में उनकी कॉलेज मैगजीन में छपी, कुछ और जगह भी छपी, मेरिट में छपी। और ये भी आपको ताजुब होगा कि उनकी जो रेवोल्यूशनरी पोइट्री थी वो उनके कॉलेज के ज़माने में ही बैन कर दी, अंग्रेज़ों ने उन पर नज़र रखनी शुरू कर दी। तो शायर ने बहुत बाद में लुधियानवी अपने नाम के साथ जोड़ा। उन दिनों तखल्लुस की बड़ी वो थी, फैशन था। उन्होंने देखा कि भाई जोश साहब का असली नाम शब्बीर हुसैन है, फलाने का असली नाम ये है, और मिर्ज़ा गालिब भी पहले असद के नाम से करते थे, बाद में उन्होंने गालिब तक वो रखा। तो उन्होंने कहा कि अक्सर लोग जो अपने नाम के आगे शहर लगाते हैं, तो फिर उन्होंने शायर लुधियानवी नाम से शायरी की। 19 साल की उम्र में उनकी नज़्म छपती है ताजमहल, जो बहुत उनके पहले कलेक्शन तरीक़ियाँ में भी है। तो शायर कॉलेज के दिनों में उनका जो पहला टीन एज जिसे कहते हैं हम क्रश जो है, वो एक महेंद्र चौधरी नाम की लड़की से होता है, जो कांग्रेसी नेता की लड़की है। और शायर उससे मिलना जुलना शुरू करते हैं। तो वो शायर की ज़िंदगी में पहला मोड़ आता है जब महेंद्र की डेथ किसी ऐसी बीमारी से हो जाती है और बड़ी जवान मौत मरती है। तो वो शायर जब उसकी चिता को आग लगाते हैं, तो शायर को उनकी आंखें बड़ी पसंद थी। तो शायर जिस दिन उसकी वहाँ गए, तो वहाँ जब उसकी चिता जलाई जा रही थी, तो उससे पहले चेहरा दिखाया जाता है, तो उन्होंने शायर ने उसकी आंखें देखी, और शायर इतने अपसेट हुए कि उन्होंने रात को एक
नज़्म लिखी, मरघट की सरजमी, और सालों बाद शायर ने उसकी आंखों को जहन में रख के एक गाना धर्मपुत्र में लगता, भूल सकता है कौन भला तुम्हारी आंखें। जी। तो इस तरह शायर की जो फिल्मी शायरी भी है वो उसकी जो शायरी से ली गई है, जो उनके बहुत छपा हुआ कलम था, प्यासा में सबसे ज़्यादा है। जी जी जी। तो वो शायर को मिला के, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुकम्मल शायर थे जी, और उनका बैकग्राउंड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा, जैसा आपने बताया। लेकिन देखिए वो तो मुफलिसी में तो नहीं पैदा हुए, उन्होंने पैदा नहीं हुए, लेकिन जी, मगर जो कठिनाई देखी उन्हें, जी जी, जो उनकी माता जी के साथ हुआ, ये सब बहुत ज़्यादा उन पर गहरा असर पड़ा। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उनके एक दो माइलस्टोन्स के बारे में बात करेंगे, समय की थोड़ी कमी है। जैसे प्यासा, मैं समझती हूँ, क्योंकि प्यासा के टाइम ये जो बात हुई थी कि इंडस्ट्री में उससे पहले म्यूज़िक कंपोज़र को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती थी, लिरिसिस्ट को कम। तो वो आज तक है जी, बट प्यासा की जो पब्लिसिटी हुई थी उसमें शायर का, जी, शायर का बड़ा प्रोमिनेंट नाम आया था। तो नाम भी था। और आपको बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ कि प्यासा के जो पोस्टर थे वो इमरोज़ ने बनाए थे जी। और इमरोज़ उन दिनों पोस्टर वो करते थे और शमा में ड्राइंग करते थे, शमा मैगजीन। जी। तो जो गुरुदत्त ने अपनी नेक्स्ट फिल्म में अनाउंस की थी उसका पोस्टर भी इमरोज़ ने बनाया था। तो शायर इमरोज़ को जानते थे जी। लेकिन प्यासा, जो आपने म्यूज़िक डायरेक्टर वाली बात कही, वो आज तक कंट्रोवर्सी है। जी जी। म्यूज़िक डायरेक्टर कहता है कि मैं सुप्रीम हूँ, क्योंकि मैं अगर शायर लिखेगा, मैं बनाऊंगा नहीं तो वो तो शायरी शेल्फ में पड़ी रहेगी, किताब में रहेगी। जी। मगर ये फिल्म हिस्ट्री में मतलब बड़ा लैंडमार्क कहता है कि जाता है। मैंने गाना जो है अमर कर दिया। लेकिन शायर इस बात में यकीन नहीं रखते थे। शायर का कहना था कि मेरे लफ्ज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा मानी खेद हैं, और लफ्ज़ों की उनके यहाँ इतनी इम्पोर्टेंस है कि उन्होंने कभी एक गाना उन्होंने धुन पे लिखा बर्मन की, वो भी जब हालात ऐसे हो गए कि शायर बहुत यंग एज में पॉपुलर हो गए। 23 साल की उम्र में उनका जब तलखियाँ छपता है 1944 में, तो वो एकदम फर्स्ट रैंक में आ जाते हैं। बल्कि कन्हैया लाल कपूर ने बड़ा अच्छा इंसिडेंट अपने उसमें लिखा है कि लाहौर में एक मुशायरा हो रहा था, और उस मुशायरे में सब नौजवान प्रोग्रेसिव राइटर्स थे। तो उन्होंने कहा इतने में एक शायर आता है और एक स्टेज पे आके मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग पढ़ के चला जाता है और गायब हो जाता है। उसके बाद कुछ मुशायर और लोगों ने पढ़ा, उसके बाद शायर आते हैं और शायर वहाँ पर वो ताजमहल पढ़ते हैं। और ये तो बाद में भी रहा कि शायर जिस मुशायरे में जाते थे ऑडियंस कहती थी ताजमहल ताजमहल, तो ताजमहल उनको पढ़नी पड़ती थी। वो अच्छी होती, लेकिन उस पर बड़ी कंट्रोवर्सी थी कि वो साहब ताज जिसकी दुनिया इतनी तारीफ होती है, शायर ने उसको, और शायर ने ताजमहल बिना आगरा देखे वो नहीं गए थे। जी, बात सुनी। पर प्यासा से ही एक और कंट्रोवर्सी जो शुरू हुई थी कि वो एस.डी. बर्मन साहब को बहुत ही, नहीं मैं वही आपसे कह रहा था कि वो कही थी कि तीनों में ये कंपटीशन आज भी था जी। हर कुछ ऐसी बातें जो मैं आपसे पब्लिकली नहीं शेयर कर सकता, और आपकी किताब में भी हम पढ़ना चाहेंगे। हाँ, तो वो उसमें, लेकिन ऐसा है कि मैंने शायर से बात की, प्यासा के बारे में बात की, क्योंकि जिन दिनों आए तो उनको लोगों ने डिस्करेज किया। शाहिद लतीफ़ इस्मत के हस्बैंड थे, वो बॉम्बे टॉकीज़ में थे। उन्होंने कहा शायद तुम अच्छे शायर हो लेकिन तुम अच्छे गीतकार साबित हो गए, कह नहीं सकते। लेकिन शायर लाहौर में ही कहते थे अपने दोस्तों से कि मैं तुम्हें एक दिन फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा गीतकार कर बताऊंगा। उसने साबित किया। बिल्कुल। तो वो बड़ी, उन्होंने ये बम्बई 2 बार गए। वो पहली बार हैदराबाद से आए थे, मुशायरे में गए थे, तो वहाँ से बम्बई चले गए। तो वहाँ उन्होंने एक फिल्म के गाने लिखे 1940 में मरी थी, वतन की राह पर। उसमें 7 गाने थे, 4 शायर ने लिखे। लेकिन वो फिल्म आपको बनने में सालों लग जाते हैं, पॉलिटिकल हालात बदल रहे थे, फिल्म कब बनी, कंप्लीट हुई, रिलीज़ हुई, अननोटिस गई। तो शायर उसको अपनी वो नहीं मानते। लेकिन शायर का जो पहला ही गीत रिकॉर्ड हुआ, ठंडी हवाएं लहरा के हैं, तो वो बर्मन एक गीतकार की तलाश में थे। तो साइकिल उन दिनों ऐसा नहीं कि
शायर को एकदम जाते ही बम्बई में लोगों ने जी गले लगा लिया। बड़ा उनको वो स्टूडियो से स्टूडियो का चक्कर लाया म्यूज़िक डायरेक्टर से। तो एक दिन उनके दोस्त मोहन सहगल मिल गए। उन्होंने कहा यार तुम ऐसा करो कि बर्मन एक नए गीतकार की तलाश कर रहा है, तुम उससे मिलो, वो फलाने होटल में ठहरा, वो वहाँ रिहर्स कर रहा है। ये पहुँचे, माँ बाप डोंट डिस्टर्ब का बोर्ड था, इन्होंने फिर भी हिम्मत करके घंटी बजाई, अपना तारुफ कराया। बर्मन ने बिठाया, वो कहा देखो हमने एक धुन बनाया, इसमें गीत लिखो भी। वो गीत था ठंडी हवाएं लहराती हैं। ये एक वाहिद गीत है जो शायर ने धुन पे लिखा, उसको उसने कभी धुन पे कभी नहीं। उसने कहा कि नहीं जी मैं लफ्ज़ लिखूंगा, सिचुएशन पर दीजिए मुझे। हाँ। और उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। जो सबसे फेवरेट काम उन्होंने जो किया वो चोपड़ा के साथ किया। जी मैं उसी पे आने तो वाली थी। बी आर चोपड़ा ने जब वो बना रहे थे ये नया दौर, शायद उसी उससे साल पहले में। मैं आपको बता रहा था कि जब बर्मन और उन्होंने 18 फिल्में साथ साथ की थी और हर फिल्म का गाना हिट था। जी लेकिन एकदम जब शायर ने अनाउंस किया कि मैं बर्मन के साथ काम नहीं करूँगा तो लोग हैरान थे। जी तो हुआ यूँ कि उस दिन उन्होंने मुझे कहा कि यार दरअसल बर्मन को गज़ल की तमीज़ नहीं है, वो फोक म्यूज़िक से बाहर नहीं निकला, रविंद्र संगीत से कोई बंगाली बाहर नहीं निकलता। तो उसको कुछ ट्यून्स आती हैं नॉर्थ ईस्ट की, जी उत्तरी पूर्वांचल की। तो बाकी गज़ल का तो उसने मेरी पहली जो प्रोग्रेसिव गज़ल थी तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर, तो कहने का मैं तो पहली फिल्म ही छोड़ रहा था। जी लेकिन मुझे गीता दत्त ने कहा कि साहब ये फिल्म 3 लोगों के लिए सक्सेसफुल होगी, गुरुदत्त, आपके लिए और मेरे लिए। जी तो मेरा सारा कैरियर इस फिल्म पे है। देवानंद के लिए भी सारे गाने उन्होंने गाए गीता जी, दत्त जी, ने। जी, तो शायर ने कहा कि मैं गीता के लिए मैंने वो फिल्म नहीं छोड़ी। लेकिन कहने लगा मैं नाराज़ था बर्मन से। कहने लगा फिर बर्मन ने दूसरी बार भी उससे जी किया, ये रात ये चांदनी फिर कहाँ। अब आप बोल देखिए, जी सुन जा दिल की दास्तां, जी जी वो आके लौट जाएगी फिर ना आएंगी। तो इस तरह वो लगा यार सैड मेरी वो थी, उसको उसने नंबर इतना रोमांटिक सॉन्ग बना दिया। कहने लगा मुनीम जी जब आई तो मुनीम जी में मेरा जो गाना है जीवन के सफ़र में रही, मिलते हैं बिछुड़ जाने के लिए, जी आप उसकी पिक्चराइजेशन जी देखिए। जी जी लेकिन वो क्योंकि एक्टर का बड़ा वो होता है, पिक्चराइजेशन का बड़ा वो होता है, जी और वो फिल्म गाने हिट हो रहे थे। जी तो उसने बर्मन से कहा नहीं दादा ये नहीं चलेगा। तो उन्होंने एक सैड गाना भी रिकॉर्ड करवाया, लेकिन वो सैड गाना चला ही नहीं। जी और ये बड़ी दिलचस्प बात है कि इंडस्ट्री में जितने भी 2 वर्जन बने गानों के, उसमें मेल वर्जन ही पॉपुलर हुआ, फीमेल नहीं हुआ। जी तो बर्मन ने जो वो किसी ने कहा कि बर्मन शराब पी के उन्होंने कहा कि अरे मैं नहीं म्यूज़िक देता तो प्यासा कुछ भी ऐसा नहीं। नहीं बनती। जी तो शायर ने कहा कि जब मुझे कानों कान मिला तो मैंने तो मेरे सामने तो कहा नहीं था, लेकिन मैंने भी फैसला कर लिया। तो मैंने कहा जब आपने इतना बड़ा रिस्क लिया, 2 बैनर आपके हाथ से जा रहे थे, नवकेतन बड़ा बैनर था, जी जी गुरुदत्त बड़ा बैनर था, उसने कहा मुझे बैनर की परवाह ही नहीं थी। वो कहने के 10 दिन बाद मुझे बी आर चोपड़ा ने बुलाया, जी वो साधना फिल्म उनके बना रहे साथ थे। उन्होंने कहा कि शायर तू गीत लिखने नहीं दे, उसका म्यूज़िक कौन दे रहा है, उसका म्यूज़िक बर्मन दे रहा है, तेरी तो हिट जोड़ी है उसके साथ। उसने नहीं बर्मन के साथ काम बंद कर दिया। तो बी आर चोपड़ा ने कहा मेरे लिए बड़ी वो थी कि मैं किसको लूँ, जी तो मैंने शायर पे ही फैसला छोड़ दिया। तो शायर ने एक एन दत्ता म्यूज़िक डायरेक्टर थे जी, जो बर्मन के असिस्टेंट थे, जी जी और वो गोवा का था, और गोवा का वो उसका वो गाना भी काफ़ी फेमस हुआ था मेरे ख्याल से, वो औरत ने जन्म लिया मर्दों को, साधना फिल्म का ही शायद गीत था ना। और उसको कहते हैं जो प्यासा का जो जिन्हें नाज है हिंद पे, उसी की कंटिन्यूएशन में। नहीं, वो ऐसा था कि जो प्यासा के गीत थे, जो मैंने आप पहले भी सेशन में भी कहा था कि वो नेहरूवियन एरा का जी जी डिसअपॉइंटमेंट तक पूरी पीढ़ी निराश हो रही थी। जी तो ये गाना उसने वहीं यूज़ किया, जिन्हें नाज है जी इन पर वो जी कहाँ है। जी जी तो वो बता रहा था मैं आपको कि उसने कहा कि बर्मन ने, अगर आपने वो फिल्म देखी है तो उसमें 2 गाने ऐसे थे जी जो प्योर म्यूजिक पे थे। जी बी आर चोपड़ा को उनका बैनर मिल गया, जी एन दत्ता ने वो 2 गाने दोनों को दोनों जो हम शायर अपनी रिकॉर्डिंग पे खुद मौजूद रहते थे। तो शायर ने वो गाने बड़े हिट हुए साधना के, जी और वो औरत ने जन्म दिया, उसके जी, बाद जी। कवाली उसमें बड़ी मशहूर थी, बाबूजी तुम क्या क्या खरीदोगे, सारे गाने अच्छे जी थे। जी जी फिर उसके बाद जब धर्मपुत्र बनी, उसमें फिर एन दत्ता और शायर थे।
फिर तीसरी फिल्म बनती धर्मपुत्र, फिर एन दत्ता और साहिर। जी। तो बाद में रवि आ गए। रवि के साथ उन्होंने बड़ी कामयाब फिल्में बनाई, बहुत कामयाब और फिल्में। यश चोपड़ा जी के हाँ। साथ भी। यश अब शायर के बारे में आप ये कह सकते हैं, जब मैं मुकम्मल शायर कहता हूँ, शायर ने बच्चों के लिए गाने लिखे, मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग उन्हीं के लिखे हुए थे। जी। अभी ना जाओ छोड़ के उस साल का सबसे बिल्कुल। नंबर 1 रोमांटिक सॉन्ग था। बिल्कुल। एक गाना था उसका जयदेव जी के चित्रलेखा साथ। में, और ये मन रे तू काहे ना धीर धरे, जी। वो आउटलुक ने सर्वे किया था कि 20 साल जी, का जी। सबसे बड़ा गाना मन कौन रे। सा है, जी। पॉपुलर नंबर। जी तो बिल्कुल। मन रे। जी। और आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं कि शायर की जब डेथ हुई, ये मोहम्मद रफ़ी की, जी। तो रातों रात अगले दिन एक किताब छप के आई, मोहम्मद रफ़ी के नगमे। जी। उसकी भूमिका शायर ने लिखी। कोई शायर के बेहतरीन गाने रफ़ी साहब ने गाए। जी जी। और इनकी लॉन्जेविटी मतलब इतनी रिमार्केबल है। नहीं, आज का जो गाना है, आज के गाने को तो आप काउंट कर सकते हैं कितने जी। हफ्ते भी नहीं, कितने घंटे चलेगा, क्योंकि थैंक्स टू एफएम रेडियो एक ही गाना आप दिन में वो सुनते हैं। जी। मुझे याद है जब ये मेरा शौक जुनून बन चुका था, तो हम लोग एक गेम खेलते थे कि जैसे ही इंटर म्यूजिक आता था बिगिनिंग में, तो आपको बताना कि गाना किसका है, जी। किस फिल्म का है, किसका लिखा हुआ है, जी। कंपोजर कौन है। तो मैं इनवेरिएबली 10-15 सेकंड में, 10 सेकंड में बता देता था कि इसका। तो फिर आपके जहन में एक वो बन जाता है कि हर म्यूजिक डायरेक्टर का सिग्नेचर होता है। लता के साथ खासकर बर्मन्स का जैसे है। बर्मन के जी, बाद जी। फिर उसके बाद जो रोशन आते हैं, रोशन के साथ बड़ी ज़बरदस्त सुन रहे हैं, कवालियाँ उन्होंने लिखी, जी। पेट्रियाटिक सॉन्ग बरसात उन्होंने की लिखा। रात। जी। तो मतलब हर रंग में आपको उनकी शायरी मिलती है, बिल्कुल। इसीलिए वो मुकम्मल शायर है। और जो तलखियाँ का कभी कभी है, उसका यूज़ अच्छा, कितने सालों बाद हुआ। यश परछाइयाँ चोपड़ा जी देखिए, के परछाइयाँ उसके 11 साल बाद की बात है। जी जी। और परछाइयाँ जो है वो पहली नज़्म है, लंबी नज़्म, जो उर्दू में पहली बार आती है। जी। और वो नज़्म जो है वो वॉर एंड पीस पे है। जी। वो शायर की उसमें सारी लाइफ आप देख सकते हैं, और वर्ल्ड वॉर 2 के हादसात पे है, लेकिन उसमें वो जो यही रुत थी, यही फ़िज़ा थी, यहीं से हमने मोहब्बत की इब्तिदा की थी, वो रोमांस से शुरू होती है। तुम्हारे हो मेरे कमरे में, मेरी किताबों को सजा रही हो करीने से, जी। ये सब रोमांस है। उसके बाद वो उस पर आता है। कहानी का क्या है कि एक जो उसकी महबूबा है, उसका भाई वॉर में जाता है, कि मैं उसको जाके हर मोर्चे पे ढूंढ आया हूँ, वो मुझे कहीं नहीं मिला, जी। वो मर गया है। तुम्हारे घर में सुहाग के गीत गाए जा रहे हैं, जब मैं ये खबर दूंगा तो क्या होगा। जी। तो ये जो उसमें आता है, वो इतनी लंबी नज़्म, इतनी पावरफुल नज़्म। नहीं, पर एक खास मैंने जो बात देखी थी, प्यासा और कभी कभी, उसका मेन किरदार ही एक पोएट है। तो हाँ। सब लोग कहते हैं कि मतलब आप नहीं, देखिए कि वो किस चलिए, मुकाम पे पहुंच चुके टाइम थे। कोई कम है, लेकिन मैं आपको जी, जी। 1 मिनट में दिलचस्प कहानी बनाता हूँ। गुरुदत्त ने 48 में एक कहानी लिखी, कश्मकश। जी। उसको लेकर वो फिल्म बनाना चाहता था, लेकिन दैट वाज हिज आइडियल फिल्म विच ही वांटेड टू मेक, एंड ही वांटेड टू मेक इट लार्ज स्केल। वो कहानी उन्होंने अपनी माँ को दी पढ़ने के लिए कि क्या इस पर फिल्म बन सकती है। तो उसकी माँ ने कहा इसमें तो बहुत अच्छी फिल्म बन सकती है। तो उसने कहा लेकिन अभी मैं ये फिल्म नहीं बनाऊँगा, क्योंकि मेरी ड्रीम प्रोजेक्ट है, मैं कुछ देर इंतज़ार करूँ। तो उन्होंने कॉम्प्रोमाइज़ किया, उन्होंने बाजी डायरेक्ट की, उसके बाद मिस्टर एंड मिसेस 55 की डायरेक्ट की, जाल डायरेक्ट की, उसके बाद उन्होंने अपनी फिल्में बनाई, आर पार, मिस्टर एंड 55, CID। उन्होंने अपने डायरेक्टर चीफ असिस्टेंट राज खोसला को दी फिल्म। जी। तो गुरुदत्त ने इस हिसाब से उसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था गुरुदत्त का, कि जो सॉन्ग पिक्चराइजेशन है उसके गानों को, बिल्कुल जी, वो एक अपना स्कूल है, जिसको बाद में आगे बढ़ाया राज खोसला ने जी, और फिर विजय आनंद ने। जी। सॉन्ग पिक्चराइजेशन जो है वो सबसे मुश्किल थी गुरुदत्त की। आप फिल्म सॉन्ग पिक्चराइजेशन, वो जो गाना जाने कहाँ मेरा जिगर गया, कैसे, बिल्कुल। लेकिन शायर के बर्मन को छोड़ने का और ओपी नेर को छोड़ने का सबसे बड़ा फायदा हुआ मजरूर सुल्तानपुरी को। जी। देखिए मजरूर भी प्रोग्रेसिव राइटर थे, जोड़ी बनी। जी जी। शायर उसमें गए, मुशायरों के शायर थे। मजरूर तो लास्ट तक मुशायरे पढ़ते रहे जी, लेकिन मजरूर की शायरी में वो नहीं है रोमांटिक। उन्होंने रोमांटिक भी लिखा और उन्होंने ऐसे उल्टे सीधे गाने भी लिखे, CAT कैट भी उन्होंने लिखा।
जी तो उन्होंने ये भी लिखा, कई ऐसे उनके गाने हैं। साहिर साहब के वो मुझे याद आता है। नहीं, वो शायर के ऐसा जी, कि जी, देखिए जी, सिचुएशन जी, होती है, जी, जी, शायर ने भी लिखा सर जो तेरा चकरा है। जी, या वो यश चोपड़ा जी की ये त्रिशूल में मैंने सुना, हाँ। वो गापुची गापुची गम गम को हाँ, वो तो लेके वो थोड़ा। शायर ने नहीं लिखा। जी जी, मुझे पता है। उन्होंने मना खयाम किया, खयाम ने यश यश चोपड़ा से कहा कि जी, मैं नहीं यश चोपड़ा जी करूँगा। ने कहा कि लेकिन डलवा बी दो। आर चोपड़ा, देखिए वो ही शायर की सबसे बड़ी खूबी थी, उन्होंने अपनी शर्तों पे काम किया। जी ही वाज बिल्कुल द हाईएस्ट पेड लिरिसिस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। और जब उन्होंने ये जो टेल हिज फ्रेंड्स की मैं एक दिन बड़ा गीतकार बन के तुम्हें दिखाऊंगा, साबित किया। दिखाया, बिल्कुल। उसके बाद जब उनके मेरे एक बहुत अजीज दोस्त थे, दोस्त क्या थे, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड मुश्तबा हुसैन, जी तो उनके बड़े भाई जो थे इब्राहिम जलीस, वो पाकिस्तान माइग्रेट कर गए थे, वो शायर के बड़े अच्छे दोस्त थे। जी तो उन्होंने कहा जब मैं आया बम्बई और शायर के यहाँ गया, तो मैंने शायर के साथ, हम ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, उसने कहा कि जलीस जब तुम अगली बार आओगे तो तुम्हें अपनी गाड़ी में मैं घुमाऊंगा। उनके कुछ फोबियाज थे, जैसे वो कार से ट्रेवल करते थे, एयर से शायद कभी नहीं किया। सोवियत लैंड अवार्ड में मॉस्को भी नहीं गए वो। जी पहले ट्रेन में जाते थे, जी बाद में ट्रेन में ही बंद कर दिया। जी, कार से उनका आना था। अगर कश्मीर में मुशायरा, वहाँ भी वो कार से गए। जी, और अपनी माता जी तो को साथ मेरे ले उस जाते थे। रात शायर ने मुझे खुद 3 बजे रात को ड्रॉप किया। जी बल्कि जब हम कमरे नंबर 212 में बैठे थे, तो मुझे उनकी एक लेडी आई अंदर, डबल सूट था उनके पास, तो उन्होंने, हम सब खड़े हो गए। शायर ने अपनी माँ से कहा कि अम्मी जी, आज जी मेरा नवा दोस्त बना है। मतलब शायर दोस्त नवाज थे, उनके बारे में कहा जाता है जी वो बेइज्जत कर देते हैं, लोगों को घर से निकाल देते हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा शायर ये क्यों आए? उसने कहा यार तुम इन बातों को गौर से मत, सीरियसली मत लियो, इसका आंसर सुनो। कहना मुझे भी मालूम है मेरे बारे में कहते हैं। कहने अधूरी बात करते हैं वो। कहने देखो मैं अच्छी शराब पिलाता हूँ, अच्छा खाना खिलाता हूँ, लेकिन मुझसे जहालत बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपने कोई जहालत की बात कर दी, मैं कहूँगा जी सामने दरवाज़ा आप चले जाइए। जी कहना वो उससे आगे की बात आपसे नहीं कहेंगे। अगले दिन मैं उन्हीं दोस्तों को ढूंढता हूँ, बिल्कुल, माफ़ी मांगता हूँ। जी जी जी, वो दोस्त पर्सनैलिटी मेरे साथ भी उनके 1-2 बार हुए। अगले दिन फ़ोन आया, जी यार रात गई, गल गई, मुक गई, तू नाराज़ है, आजा चाय पी मांगे। मतलब इस तरह का आदमी था वो। जी और ये था कि माँ से उनको इतनी मोहब्बत थी, तो एक इनसिक्योरिटी भी थी। और माँ के मरने के बाद वो बिल्कुल तनहा हो गए थे, लेकिन रिक्लूस, दोस्तों से मिलना बंद कर दिया, और उसके बाद मुशायरों में जाना बंद कर दिया। और ये भी इत्तेफाक देखे कि मेरी शायर से आखिरी मुलाकात भी जनपद होटल में होती है, मरने से 2 महीने पहले। मैं, रईस मिर्ज़ा, हमारे एक और दोस्त थे, हम गए। उस दिन मैंने पहली बार देखा कि शायर बहुत उदास से बैठे हैं, और उन्होंने कोई ज़्यादा गुफ्तगू भी नहीं की। जी लेकिन हमारे दोस्त ने उनसे ज़्यादा लेके उन्हीं की कुछ गज़लें और नज़में सुनाई, लेकिन उन्होंने बेदिली से सुनते रहे। उसके बाद मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूँ कि मुझे 81 में एक मुशायरा करना, 80 में मुझे एक मुशायरा करना था। और मुझे मुशायरा करना था, मैं ट्रांसफ़र होकर आया था। मैं जलंधर टीवी गया, वहाँ पंजाबी था, तो मुझे वहाँ कहा गया कि आप जगह इनाग्रेट करा के आ जाइए। वहाँ स्टाफ की कमी थी, तो मैं वहाँ से लंबी छुट्टी चला गया, विदेश चला गया। जब मैं वापस आया तो मेरा ट्रांसफ़र हो गया। तो मुझे कहा गया जी आपको अगले हफ्ते मुशायरा रिकॉर्ड करना, ऑल इंडिया। तो मैंने कहा जी ठीक है, हो जाएगा। हमने बेहतरीन शायर बुलाए, उसमें सागर निज़ामी थे, सीनियर मोस्ट पोइट थे, कुंवर महेंद्र सिंह बेदी थे, निदा फाजली, शहरयार। तो मैंने शायर साहब को फ़ोन किया, मैंने कहा शायर साहब मैं मुशायरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ़ोन पे बता दूँगा कि मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा। और उसके बाद वो डॉक्टर कपूर के यहाँ जाते हैं। मुशायरा 23 को मैं रिकॉर्ड करता हूँ, 25 को खबर आती है शायर को दिल का दौरा। जी और फिर वहाँ उनकी माँ के साथ ही उनको दबा दिया गया। लेकिन शायर की जो उनके हालात थे, वो कहते भी थे कि जो दुनिया ने मुझे ज़ख्म दिए हैं, मैं वही ज़ख्म उन्हें वापस कर रहा हूँ। जी तो कुल मिला के वो थे, कंट्राडिक्टरी भी थे, विरोधाभास भी था उनकी शख्सियत में। जी, लेकिन मैंने इतना करीबी से देखा अच्छा इंसान नहीं देखा जी। जिसने मैं, मेरे से 25 साल से ज़्यादा बड़े थे वो, लेकिन उन्होंने मुझे कभी एहसास नहीं होने देगा कि मैं उनसे उम्र में छोटा हूँ या मैं उनसे वो हैसियत में छोटा हूँ। हमेशा उन्होंने मेरे को प्यार दिया। जी
और आपने एक उनकी डॉक्यूमेंट्री में ये भी बात कही थी कि जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है साहिर और बड़े होते जा रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो उतने जी, तो देखिए मेरे साहिर ख्याल की से हम पॉपुलैरिटी साहिर- जितनी उनकी जी, जी। डेथ से पहले थी उतनी आज है उससे ज़्यादा है। बिल्कुल, और लोग अब समझना और चाहते समझने हैं लगे उन्हें। उनको और दूसरा क्या है। देखिए कि 2 फिल्में फीचर फिल्म उन पर बनती हैं, जी। 3 उनकी 2 बायोग्राफीज उनकी आ चुकी हैं। शायर पे इतना लिखा गया है। जी। ये नया पथ का एक अंक है, वो देखिए आप, जी, पूरा शायर पे है। उसमें और मेरा आपकी एक बड़ा किताब लंबा भी आर्टिकल है इंशाल्लाह उसमें। जल्दी आएगी। मेरा लंबा आपकी आर्टिकल है किताब की उसमें। भी हमें तो 5 मिनट का समय है, अगर ऑडियंस से कोई कुछ सवाल करना चाहे तो। जी, माइक है क्या? माइक है पीछे, या आप ऐसे ही बोल दें? वैसे नहीं, हम सुन पा रहे हैं। कुछ सवाल है आपका? जी हैं? जी, हाँ हाँ। हाँ प्लीज माइक। During the Kabhi Kabhi, हाँ there was a difference of opinion between Yash Chopra and Sahil Saab, and he was not parting with a lyric, and then Yash Chopra took the help of Khayyam, and then Khayyam went and spoke to Sahil Saab. नो, एज आई टोल्ड यू कि शायद नेवर कभी देखिए कभी कभी क्या, कोई भी फिल्म हो, बी आर चोपड़ा की फिल्म बना रहे थे ये गुमराह में शायर की एक बड़ी मशहूर नज़्म है जो कहते हैं अमृता प्रीतम पे लिखी, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तो बी आर चोपड़ा ने उनसे कहा था कि आप मेरे पास परसों आइए, मैं आपको सिचुएशन समझाऊंगा। तो जब उनसे मिलने गए तो उन्होंने कहा कि देखिए आपने कहा था सिचुएशन बताइए मुझे। उसने नहीं यार, वो यश चोपड़ा ने कहा, यश ने कहा कि नहीं, उसमें वो जो शायर की है वो फिट हो जाएगी, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। तो शायर गॉट वेरी एंग्री, ही सेड कि दिस इज अनएथिकल चोपड़ा साहब, आपको मेरे से परमिशन लेनी चाहिए थी, हो सकता है मैं उससे बेहतर लिख के देता आपको। तो वो ही नेवर केयर्ड फॉर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन इवन देन ही वॉज रिस्पेक्टेड मोस्ट। और यश चोपड़ा तो उसका तो पूरा कैरियर ही, शाहिर ने पूरा कैरियर ही चेंज कर दिया। तो ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड टू स्टडी, एंड व्हेन ही रेड तलखियाँ ही सेड कि मैं फिल्मों में जाऊँगा। तो इस तरह की बातें होती हैं। लेकिन ख़याम साहब ने मुझे खुद बताया, तो ख़याम साहब भी मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो ख़याम साहब ने मुझसे कहा कि मैं तो शायर साहब से मिलने से पहले तलखियाँ पूरी कंपोज कर चुका था। उन्होंने कहा कि जब शायर से मैं मिला तो उन्होंने कहा कि जी ये फिर सुबह होगी, मैं आपको म्यूज़िक देना है, क्योंकि शायर ने कहा था कि आप ख़याम को लीजिए, वो समझता है। तो जब मिलने गए तो उन्होंने कहा जी राज कपूर के फेवरेट तो वो हैं अपना शंकर जयकिशन, वो उनको लेंगे, फिर सुबह होगी की बात। तो फिर सुबह होगी। पर उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कहा अच्छा कुछ सुनाइए, क्या धुन बनाई आपने? तो उन्होंने धुन सुनाई, वो सुबह कभी तो आएगी। तो मुझे उन्होंने कहा कि साहब बिल्कुल राज कपूर के चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं। उन्होंने कहा जी अगर आपको पसंद नहीं आई मैं दूसरी सुनाता हूँ। तो मैंने उनको 5 वर्जन सुनाए, और 5 वर्जन सुनने के बाद राज कपूर उठ के चल दिए, और उनके पीछे पीछे रमेश सहगल गए, और 20 मिनट तक हम लोग बैठे रहे। और मैंने अपने म्यूजिशियन से कहा यार ये फिल्म हमारे हाथ से गई। इतने में राज कपूर वापस आता है, और राज कपूर आपको उसको उठा लेता है और कहता है कि आप ही म्यूज़िक देंगे, और बताइए कि कौन सी धुन यूज़ करेंगे। उसने जी जो पहली बनाई थी, जो पहली बनाई थी। तो शायर साहब की तो मैं समझता हूँ कि हर शख्स इज्जत करता था वहाँ, और ख़ासकर यश चोपड़ा, दोनों भाई ने उनको बहुत इज्जत बख्शी। और बी आर चोपड़ा ने कहा था इंटरव्यू में कि मैं शायर एक ऐसे शायर थे जिनको मैं अपने घर के ऑफिस के गेट पे रिसीव करता था और सी ऑफ करके आता था। तो यश चोपड़ा, मैं आई डोंट एग्री कि यश चोपड़ा कैन डेयर टू शायर की चेंज द लाइन्स और एनीथिंग। वो तो एक लफ्ज़ से इधर नहीं करने देते थे। अब जैसे एक फिल्म है शायर की, उसमें शायर के 2 गाने हैं, बाकी गाने कैफी आज़मी के हैं। सोने की चिड़िया,
उसमें गाना है प्यार पर बस तो नहीं मेरा शायर का। जब शायर ने नैयर के साथ काम करना बंद कर दिया तो उन्होंने कहा शाहिद लतीफ़ ने, उनकी बीवी ने, कि नहीं ये गाना हम यूज़ करना चाहते हैं शायर। कहने लगा मैंने तो ताल्लुकात की वजह से कहा कि ठीक है। कहने लगा मैं रिकॉर्डिंग पे भी नहीं गया। लेकिन ख़याम साहब ने मुझे कहा कि वो मुझे इतनी ज़रूरत थी पैसे की कि मैंने वो गाना 500 रुपये में नैयर को दे दिया। अब या तो आप कहेंगे साहब ये जो ख़याम साहब गलत कह रहे हैं या ओपी नगर गलत कह रहा है, लेकिन जैसे उसने बर्मन को पीक में छोड़ा, नया दौर के बाद उसने बंद कर दिया। अब वो कहानी ये भी है कि जो तुमसा नहीं देखा थी, उसमें पहले देवानंद काम करने वाले थे। देवानंद ने कहा कि नहीं मैं नई लड़की के साथ काम नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि मैं तो देवानंद की वजह से फिल्म साइन की थी क्योंकि हम दोनों पंजाबी थे और टाइटल सॉन्ग उन्होंने लिखा है, तुम जो हमने लाख हसीन देखे हैं, वो गाना रिकॉर्ड भी हुआ और फिल्म में यूज़ भी हुआ। तो उसने नैयर ने कहा जी मैंने तो शायर को 9 फिल्मों से आउट करा दिया। पीपल यूज टू बी आफ्टर हिम। बिल्कुल। ये मैंने 2-3 लोगों के बारे में सुना कि वो कहते ये चेक लीजिए आप इसमें अमाउंट भरिए जी, और मना कर दिया। मना बिल्कुल। ऐसे बड़ी चीज़ें छपती रहती हैं जी और दे हैव टू सेल द मैगज़ीन। जी। तो शाहिर पे तो हम सारी शाम बात कर सकते हैं और शरद जी का खास अनुभव भी है, उनसे मिल चुके हैं इतनी बार, उनके साथ वक्त बिताया है। पर अब हम इंतज़ार करेंगे शरद जी की किताब का जो शाहिर पे लिख रहे हैं। तो इसके साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपने मेरे महबूब शायर पे मुझे बोलने का मौका दिया। शुक्रिया।